IUPAC पे आ गए हैं, नॉमेनक्लेचर, नाम कैसे लिखना है। आपको पहला काम ये करना है, चाहे कोऑर्डिनेशन हो या कोई भी, कि कैटाइन का नाम पहले लिखना होता है, फिर एनाइन का नाम, ठीक है। कैटाइन्स आर ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट देन एनाइन, कॉमन सेंस। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल पिछली बार दिया था कि आप इसका नाम पढ़ के दिखाइए, इसका नाम पढ़ के दिखाइए, तो आपको शायद याद आ गया हो। इसका नाम हमने अमोनियम क्लोराइड कहा था क्योंकि ये कैटाइन था, और इसका नाम हमने सोडियम एसीटेट कहा था, यानी पहले इसे पढ़ा था, ये कैटाइन था, पहले इसे पढ़ा था, ये कैटाइन। कैटाइन्स आर ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट देन एनाइन। ये कैटाइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, दानी। एनाइन का मतलब क्या है? वही भिखारी, इन्हें इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो दानियों का नाम पहले आता है, भिखारियों का बाद में ही आता है। इज इट क्लियर? तो कैटाइन्स नेम्ड फर्स्ट, एनाइन्स नेम्ड सेकंड। इसका सेंस क्या है हमारे इस चैप्टर में? ये हमारे कॉम्प्लेक्स 4 तरीके के थे, ये 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स थे, अगर आपको याद आ गया तो। कौन से 4 तरीके के हैं? हो सकता है पहला कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक्स हो और ये सिंपल एनाइन बाहर लगा हो सकता है कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, सिंपल कैटाइन बाहर हो सकता है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो, और हो सकता है कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक एनाइनिक हो। ये 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं। अगर हमारे को इसका नाम लिखना होगा तो हम पहले इस चीज का नाम लिखेंगे, एंड दिस आयन इज कॉम्प्लेक्स आयन, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, बाद में इसका लिखेंगे। अगर हमें इनका नाम लिखना है, यानी इस कॉम्प्लेक्स का, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर हम इस चीज का नाम लिखेंगे। सिमिलरली ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई पहले बात का चक्कर नहीं है। अगर कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर इसका नाम लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है ये चारों पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर? अब सेकंड पॉइंट आया कि जब भी इस बड़े आयन का नाम लिखना होगा, इस बड़े आयन का यानी कॉम्प्लेक्स आयन का, तो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर 2 चीजें बैठी होंगी, एक सेंट्रल मेटल सबसे पहले और लल्लू लाल लीगेंड्स लगे होंगे। तो सेंट्रल मेटल और लीगेंड 2 ही चीजें होती। अब इसमें नाम किसका पहले लिखें? भले बैठा ये पहले है, लेकिन नाम किसका पहले लिखेंगे? लीगेंड्स का। तो सेकंड पॉइंट क्या आया? इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम ligands are named first then central metal। पहले हम किसका नाम लिखेंगे बच्चों? ligands का, फिर किसका नाम लिखेंगे? central metal। क्यों? क्यों? ligands इन्हें लोन पेयर दे रहे हैं, और अगर ligands लोन पेयर दे रहे हैं तो जय दानी है, दानी पहले बोले जाएंगे, भिखारी बाद में आएंगे। तो ligands are named first then central metal। और ये जो दानी बाबू हैं लीगेंड, इनके नाम लिखने के लिए 5 सब पॉइंट है, 4 या 5। पहला पॉइंट ये है, आप लीगेंड को देखेंगे और लीगेंड को एनालाइज कर लेंगे कि वो नेगेटिव चार्ज लीगेंड है, न्यूट्रल लीगेंड है, रेयर टू रेयरेस्ट पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव चार्ज लीगेंड है तो उसका नाम एंड होगा विद लेटर ओ। अगर न्यूट्रल लीगेंड है तो उसका नाम एज सच रहेगा। एनसीईआरटी तो कह रही है पॉजिटिव को भी एज सच रहने दो, वैसे पॉजिटिव में IUM लगाते हैं। और इसमें एक्सेप्ट 4 है। एक्सेप्ट 4 का मतलब मालूम है ना? 4 एक्सेप्शंस हैं, बाकियों का नाम ऐसे ही लिखते हैं। 4 कौन कौन से एक्सेप्शन है? वाटर है, अमोनिया है, CO है और NO है। इसे वाटर ना पढ़ के एक्वा पढ़ते हैं, अमोनिया को अमोनिया ना पढ़ के अमीन पढ़ते हैं, CO को कार्बोनिल पढ़ते हैं और NO को नाइट्रोसिल। अजय, CO को कार्बोनिल और NO को क्या पढ़ेंगे हम? नाइट्रोसिल। ठीक है, तो ये 4 एक्सेप्शन है। बाकी नेगेटिव लीगेंड का आखिरी शब्द O आना चाहिए। ये मेरे हिसाब से कॉपी में यहां तक लिखा हुआ है, व्हाट आई रिमेंबर्ड, ये आपकी कॉपी में लिखा है। डन, आखिरी पॉइंट यही लिखा है। ठीक है, तो अब आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। यहां तक आप लिख चुके हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? लीगेंड का सेकेंड पॉइंट, कि आपने अभी ये लिखा कि लीगेंड देखते पहचान लेंगे कि वो कैसा लीगेंड है। ठीक है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट, अब अगर एक ही लीगेंड 2 बारी आए, 3 बारी आए, 4 बारी आए,
5 बारी आए, 6 बारी आए तो रिपीटिंग वर्ड लगाते हैं, और ये सभी को मालूम है क्या लगाते हैं, कॉमन सेंस। अगर 2 बारी आता है तो कुछ लोग इसे बाई लिख देते हैं, कुछ इसे डाई लिख देते हैं। डाई भी चलता है, बाई भी चलता है, अधिकतर डाई चलता है, ठीक है, क्लियर है। डाइडेंटेट या सॉरी डाइअमीन, डाई एक्वा, तो डाई वर्ड ज्यादा कॉमन है और चल जाएगा, अगर तुम बाई लिखो तो काटेगा कोई नहीं, लेकिन डाई वर्ड इज मोर कॉमन। 3 बार के लिए कंफ्यूजन ही नहीं है, ट्राई ही आता है। 4 के लिए भी आई होप सो नो कंफ्यूजन टेट्रा, 5 के लिए नो कंफ्यूजन पेंटा, 6 के लिए नो कंफ्यूजन हेक्सा या हेक्स आता है, ठीक है, कोई डाउट। जैसे अमोनिया 6 बारी है, हेक्सा डायमीन या हेक्स डायमीन चल गया, बोलो क्लियर है। ये ए में शायद ज्यादा लगाते जा रहा हूं, सॉरी, ठीक है। 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, टेट्रा में तो ये आता ही है यार, टेट्रा वर्ड, पेंट, पेंटा भी आता है, ठीक है, ऐसे ही अभी देख लेंगे बुक में, ठीक है। तो ये रिपीटिंग वर्ड्स, ये कब लगाने हैं, ध्यान देना, ये कब लगाने हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, ये अमोनिया है और ये अमोनिया 2 बारी है, तो हम कहेंगे यहां डाई अमीन वर्ड है। फिर एक बार समझ लेना, एक्चुअली में, अरे यार तुम तो यार वेरी गुड, वेरी नाइस, यहां डबल एम आना था, तो ये डाई अमीन है, ठीक है। और अब जो पॉइंट आगे बताना है मैं इसी में साथ में लेके चल रहा हूं। लेट सपोज यहां सीएल भी लगा है, सीएल भी लगा है, तो उसके लिए वर्ड क्या आना है, क्लोराइडो आना है, क्योंकि वो तो नेगेटिव लिगेंड है। अब ये सीएल के लिए वर्ड आना है क्लोराइडो। किसे पहले लिखूं, डाइअमीन को या क्लोराइडो को, क्योंकि अल्फाबेट में लिखना है, क्यों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये जो डाई वर्ड लिखा है ना, इस डाई का खाली मतलब ये है कि ये अमीन ग्रुप है, वो 2 बारी आ गया है, ग्रुप तो अमीन ही है, समझ में आ रहा है, तो कंपेयर तो ए से ही होना है, इज इट क्लियर। अच्छा, अगर मैं डाई नहीं लिखूं तो क्या लिखूंगा, अमीन, अमीन, भाई 2 बारी अमीन है तो अमीन अमीन ही तो लिखा जाएगा, तो ए ही तो आ रहा है, वो तो डाई इसको एग्रीगेट करके कह दिया गया, तो इससे कोई कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसे हम कोई भी नंबर बोलते हैं, जैसे मैं अपना फोन नंबर बोलता हूं, उसमें कोई लेटर 2 बारी आता है, तो मैं कह देता हूं 882, तो 88 कहने का मतलब 8 की वेटेज थोड़ी कम हो गई, 8 तो 8 ही रहा, नहीं तो मैं कहता 8 ऐसे ही अमीन है तो अमीन ही है, 2 बारी अमीन है तो हमने डाई कह दिया, हम डाई नहीं कहते तो अमीन अमीन कहते, तो रहेगा तो ए ही लेटर वो, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट क्या आया, पहले तो ये लीगेंड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो लीगेंड पहचान लेना, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव, पहचान लिया आपने लीगेंड कौन सा है, नेगेटिव के लिए आखिरी शब्द ओ लगाना है, न्यूट्रल के लिए एज सच 4 एक्सेप्शन, पॉजिटिव के लिए आई है। उसके बाद अगर एक ही लीगेंड 2 बारी आएगा तो डाई, 3 बारी ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब मैंने अगला पॉइंट कवर कर दिया, तुम्हें नहीं पता चला, एक पॉइंट मैंने कवर कर दिया, क्या, अगर एक से ज्यादा लीगेंड आ गए अलग अलग तरीके के, जैसे Cl भी है और NH3 भी है, तो ध्यान से देखना, बोर्ड पे ये पॉइंट थोड़ा गलत होता है, जब हम कॉम्प्लेक्स फ्रेमिंग करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स का सिंबलाइजेशन करते हैं, सिंबल, ये कॉम्प्लेक्स के सिंबल्स है ना, जब हम कॉम्प्लेक्स का सिंबलाइजेशन करते हैं तो सिंबलाइजेशन के रूल में सेंट्रल मेटल आएगा पहले, ये सिंबलाइजेशन का रूल है, पहले कौन आएगा, सेंट्रल मेटल, फिर कौन आएगा, लीगेंड्स, और लीगेंड में कौन आएगा, जो अल्फाबेटिकल लेटर पहले है, लेकिन इसका अल्फाबेटिकल सी है और इसका अल्फाबेटिकल एन है, तो थियोरेटिकल तो सी को पहले आना चाहिए, यानी लिखा सी होगा, लेकिन आईयूपीएसी नेम में इससे मतलब नहीं कि इनके सिंबल का अल्फाबेट क्या है, आईयूपीएसी नेम में क्या देखेंगे हम, जो हम नाम लिख रहे हैं उसका अल्फाबेट देखते हैं, इज इट क्लियर। तो हमारा नाम का अल्फाबेट ये है तो हम इसे पहले लिखेंगे इसे, ठीक है, जबकि ये वाला पॉइंट इतना अच्छा फॉलो है नहीं, मतलब ये पॉइंट बुक्स में लिखा है लेकिन फॉलो नहीं है, एनसीईआरटी ने भी कई एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल में सीएल को बाद में लिखा है, मतलब उन्होंने जो अपना नाम होता है ना उसी की अल्फाबेट से लिखते हुए, अमीन से ही अमीन को पहले लिखा, सीएल को बाद में लिखा। फिलहाल अगर एक से ज्यादा लीगेंड आएंगे तो आप क्या करोगे, आईयूपीएसी नेम में उसको अल्फाबेटिक, ठीक है। एक पॉइंट रह गया, सॉरी, फिर से करता हूं, पहला पॉइंट हमारा ये था, लीगेंड को पहचान लिया, ओ लगाना है, क्या लगाना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि अगर एक ही लीगेंड 2 बारी है, 3 बारी है, 4 बारी है तो क्या करना है, ठीक है,
इसका तीसरा पॉइंट बेटा ये था, सॉरी फॉर दैट, तीसरा पॉइंट ये था कि कई बार लिगेंड का नाम हमें ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिखना पड़ता है। जो पहले से पढ़ रहे हो ना याद होगा, कब लिखना पड़ता है पैरेंथेसिस में? वेरी गुड। अगर लिगेंड का नाम के अंदर दो शब्द हैं या फिर बेस्ट पहचानने का तरीका है उसके अंदर कोई रिपीटिंग वर्ड पहले से लगाओ। जैसे ईएन का नाम क्या है? ईएन की फुल फॉर्म क्या है? एक इथेन 1,2 डाइअमीन या इथाइलिन डाइअमीन, इसमें डाई वर्ड आ रहा है, रिपीटिंग वर्ड पहले से है, तो कहीं रिपीटिंग वर्ड पहले से हो, या मिथाइल अमीन, तो ये मिथाइल अमीन दो शब्द हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनको पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद वाला पॉइंट बहुत बच्चे गलत करते हैं। अगर कभी आपने कोई नाम पैरेंथेसिस में लिखा है, ठीक है, और वो वाली चीज कॉम्प्लेक्स में दो बारी है, वो वाली चीज कॉम्प्लेक्स में अगर दो बारी है तो आप इसके आगे लिखेंगे बिस। बिस कब लगाएंगे? जब वो चीज दो बारी, जैसे ये ईएन है, ये ईएन दो बारी होता तो हम ईएन को अंदर लिखते और बाहर क्या लगाते हैं? बिस। डाई या बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बिस। समझ में आया क्या कह रहा हूं? ये ना बिस वाले वर्ड्स में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप मत होइएगा। भैया बिस किसके लिए लगाया है? दो बारी आया इसलिए लगाया, अगर ये एक बारी आता तो नहीं लगाते बिस। ठीक है। अब पॉइंट आया कि अगर तीन बारी आ गया तो, अगर तीन बारी आ गया तो ये यही रखिए और ट्रेस लगा दीजिए, बिस ट्रेस। इसे ट्राई की जगह क्या लिखते हैं? ट्रेस। तो उन्होंने एक तरीका बना दिया है कि जब भी पैरेंथेसिस वाली चीजें रिपीट हो रही हो तो उन्हें बाई ट्राई नहीं लिखते, उन्हें बिस ट्रेस लिखते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक आध बच्चा फिर जरूर कहता है भाई चार बारी आ गया तो, आएगा नहीं तुम्हारे लेवल में चार बारी, तुम्हारे लेवल में चार बारी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 12th स्टैंडर्ड है, ठीक है, अभी समझ में आएगा क्या कह रहा हूं। फिलहाल तुम्हारे लेवल में चार बारी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये लिगेंड कितने डेंटेट है? कैसा है? बाई डेंटेट है, यानी दो लोन पेयर देता है। यहां टोटल लोन पेयर कितने आ गए? चार, कोऑर्डिनेशन नंबर चार। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। हमारे कोर्स में 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, 12th स्टैंडर्ड तक 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं। तो जिसका भी नाम आपका बिस और ट्रेस में क्वालिफाई करता है वो जनरली बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट होते हैं, और 6 से ज्यादा लग ही नहीं सकते, तो ज्यादा से ज्यादा दो आएंगे यार, क्या आएंगे? तीन से ज्यादा नहीं। तो 12th स्टैंडर्ड तक बिस और ट्रेस क्लियर। लेकिन हायर लेवल पे आएगा, अभी नहीं, हायर लेवल पे आएगा, अगर ये चार बारी आएगा तो क्या कहेंगे? अरे बहुत बढ़िया, कई बच्चे समझ गए हैं। अगर चार बारी आएगा तो इसे कहते हैं टेट्राकिस। ठीक है, मैंने पहले कहा तुम्हारे लेवल में नहीं है किस बिस, तुम बिस ट्रेस तक रहो, 12th स्टैंडर्ड है, तुम्हें बिस ट्रेस तक रहना है। ये सिंगल एस है, ठीक है, लिख मत ना डबल एस, ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने कर दिया है, ठीक है, ये साथ में चल रहा है, तुम्हारे लेवल में नहीं है लेकिन, ठीक, तुम बिस या फिर ट्रेस, उसके आगे नहीं है। इज इट क्लियर? बोलो बेटा, तीनों पॉइंट क्लियर हैं? कौन कौन से? नेगेटिव लिगेंड, ये सबसे पहला सबसे ज्यादा गलत होने वाला पॉइंट ये है। एक ही लिगेंड दो बारी आया, बाई ट्राई टेट्रा। अगर अपने नाम में पहले से बाई ट्राई है तो पैरेंथेसिस और फिर रिपीटिशन में बिस ट्रेस। क्लियर है? कोई डाउट? चौथा पॉइंट भी क्लियर है? चौथा पॉइंट क्या था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोलो क्लियर? डन? अल्फाबेट ये वाला बेटा, ये मैं अभी वैसे एग्जांपल से और आपको क्लियर कर देता हूं बच्चे। इसमें क्या है, ये वाकई में बहुत गलत होता है बच्चों से पॉइंट। ये है, हमने नाम लिखा, ये बेटा हमने सपोज नाम लिखा है आयरन C5H5 होल ट्वाइस, इसका नाम लिखना है। तो ये अब धीरे धीरे आपको पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। अब कुछ लिगेंड पहले रह गए हैं। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ये ऐसा एक आयन, ठीक है, और ये दो बारी है, ठीक, बीच में आयरन फंसा हुआ है इनके, तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नाम आ रहा है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो अगर नाम देखें तो पेंटाडाई रिपीटिंग वर्ड आ गए,
तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे और लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और क्योंकि ये वाला शब्द 2 बारी आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर बेटा हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिस। तो ऐसे केसेस में हम ब्रैकेट के बाहर क्या लगाते हैं, बिस। जहां अपने नाम में बाई ट्राई लगा हो या अपना नाम स्प्लिटेड हो। अच्छा, जैसे मिथाइल अमीन है तो बेटा ये CH3NH2 कहीं लिगेंड है मिथाइल अमीन। अब अगर ये 2 बारी आ रहा है और कोई बच्चा इसे लिख देगा डाई मिथाइल अमीन, तो एक कंफ्यूजन रहेगा, क्या ऐसा तो नहीं है मिथाइल 2 बारी और अमीन 1 बारी, 3 लिगेंड तो नहीं है ये? तो ये डाई मिथाइल अमीन लिखना ही नहीं है, इसे ऐसे लिखना है। और अब अगर ये 2 बारी आएगा तो यहां लगाया जाएगा बिस। तो बिस एक तरीके से प्रूफ है। कब लगाना है, जब स्प्लिटेड वर्ड्स हो, पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं और वो रिपीट कर रहे हैं, तब के लिए हर जगह बिस नहीं लगना, ठीक है। अब ये जैसे कई लोग पूछ लेते हैं, एल्यूमिनियम है और यहाँ C2O4 है जिसे ऑक्सलेट कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं इसका नाम लिखना है, तो बोलो बेटा इसका नाम क्या लिखोगे? वेरी गुड, इसको लिखेंगे ट्राई, ट्रिस नहीं लिखेंगे। और इसका नाम है ऑक्सलेट, क्योंकि नेगेटिव है तो ओ लगाएंगे, तो ट्राई ऑक्सलेटो आएगा, ट्रिस नहीं आएगा। ऑक्सलेटो इज सिंगल वर्ड, उसमें कोई स्प्लिटेड है ही नहीं। बोलो क्लियर है? पहले 4 पॉइंट लिख लो जल्दी से कॉपी में। लीगेंड के नाम के चारों पॉइंट लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिखते हैं। पहला पॉइंट कल हम लिख चुके थे, ऑब्जर्व द लीगेंड इफ इट इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज लीगेंड एंड्स विद लेटर O। नेगेटिव चार्ज लीगेंड एंड्स विद लेटर O। न्यूट्रल लीगेंड, ये वैसे कल लिख चुके हैं। न्यूट्रल लीगेंड नेम्ड एज सच। पॉजिटिव लीगेंड्स एंड्स विद IUM। अच्छा, न्यूट्रल लीगेंड नेम्ड एज सच के बाद फिर आता है एक्सेप्ट फॉर। अजय अजय अबे मार्कर भर के रख दिया करो भाई लोगों। अरे फिर वही वाली बात है, कल भरे परसों भरे, उसको डिस्कस क्या करना, भर दो, अभी नहीं, ठीक है। नेगेटिव लीगेंड एंड विद लेटर O, न्यूट्रल एज सच एक्सेप्ट फॉर, पॉजिटिव विद IUM। न्यूट्रल में एक्सेप्ट फॉर कौन से 4 हैं वो भी लिख लिया होगा आपने, वाटर, अमोनिया, CONO, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट, लीगेंड का दूसरा पॉइंट। इफ सेम लीगेंड इज प्रेजेंट मोर देन वन टाइम, if same ligand is present more than one time, then for its repetition di, tri, tetra, etc. words are used। वो हमें मालूम है कब क्या यूज करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं कि रेस्पेक्टिवली कह के 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ये कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, if the name of ligand contains repeating words, if the name of ligand contain repeating words मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा, or can be split, समझ में आ रहा है ना? कैन बी स्प्लिट का मतलब क्या है, उसका नाम 2 भागों में तोड़ के अलग अलग समझा जा सकता है, वो कह रहे हैं। then it is written in parenthesis, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं शायद। then it is written in parenthesis and for repetition, अब अगर रिपीट होगा तो, and for repetition bis, tris words, for repetition bis, tris word may be used। भैया अगर रिपीट होगा तो यूज करना, रिपीट नहीं होगा तो मत करना। bis, tris words may be used। 4 पॉइंट हो गए, 3 हुए। चौथा लिखें, if different ligands are present, अगर एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद है, if different ligands are present, then they are named in dictionary order, मतलब वही अल्फाबेटिकल डिक्शनरी एक ही बात होती है। then they are named in alphabetical order, और ऑब्वियसली पहले लेटर से कंपेयर करेंगे। if different ligands are present, then they are named in
अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इफ ब्रिज लिगेंड इज प्रेजेंट, अगर कभी ब्रिज लिगेंड होगा, इफ ब्रिज लिगेंड इज प्रेजेंट then word mu is added. If bridge ligand is present, then word mu is added. Mu is added before the name, before the name of ligand. If bridge ligand is present, then word mu is added before the name of ligand. आपके लेवल में ब्रिज लिगेंड का एक भी एग्जांपल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईएससी में आते हैं। हार्टमैन में अगर कोई बच्चा है या सेंट मारिया का है तो उसके लिए है, सीबीएसई में ब्रिज लिगेंड के एग्जांपल है नहीं। देख लेते हैं क्या होते हैं ब्रिज लिगेंड। बेटा कॉमन सेंस की बात है, अगर ये सेंट्रल मेटल है, ये भी सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल ही दो है, दो सेंट्रल मेटल है और इनके बीच में कोई लिगेंड है, तो ये वाला जो लिगेंड है ये कहलाता है ब्रिज लिगेंड। इज इट क्लियर? तो ब्रिज लिगेंड्स कौन से हैं? विच आर अटैच्ड विद टू सेंट्रल मेटल्स। और जब इसका नाम लिखना है तो इसे लिखना तो अमीन ही है हमें, लेकिन इससे पहले हम म्यू लगा देंगे, तो ये म्यू अमीन कहलाएगा। उनके कोर्स में एक ही कंपाउंड दे रखा है, वहां पे भी जो दे क्या रखा है बच्चों, वहां मतलब कोर्स में आया हुआ है एक आध बारी क्वेश्चन वहां पे, Fe3CO9, और इसका ये स्ट्रक्चर होता है, 2 आयरन है और यहाँ 9 CO है, 1 2 3, कैसे भी लिख लो यार, CO 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 CO, ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ ऐसे 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 जे जे जे, मतलब पूरी फीलिंग लंदन ब्रिज की आनी चाहिए आपको, ठीक है, पूरा ब्रिज वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो ये 3 कहलाएंगे ब्रिज लिगेंड और इनका नाम लिखा जाएगा म्यू कॉमा म्यू कॉमा म्यू ट्राई कार्बोनिल, ठीक है, म्यू 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 ट्राई कार्बोनिल, ठीक है। तो ये लिगेंड ब्रिज लिगेंड है, बाकी के नाम अभी पढ़ रहे हैं, लिख लेंगे पूरा नाम। आयरन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर से बोलना, एक जना बोले ये गलती हमारी मान लेते हैं, Fe2CO9 है, सॉरी वहां Fe2 है, जल्दबाजी में गलत लिख गया। डन। तो ये एक बार आया हुआ है आईएससी में, एक ही बार ये आया है और तब से हम ये कहना शुरू कर दिया कि आईएससी के कोर्स में ब्रिज है, उससे पहले कभी नहीं पढ़ाया था मैंने, ठीक है, और सीबीएसई कोर्स में नहीं है क्योंकि अभी आया नहीं है। जिस दिन यहाँ आ जाएगा फिर हम कहेंगे सीबीएसई कोर्स में भी है। तो भैया ये लिगेंड की गाथा समाप्त हुई, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। लिगेंड की गाथा में किसी को कोई दिक्कत? एक थर्ड पॉइंट देखो भैया, दोबारा रिपीट करें। पहला पॉइंट था सेंट्रल मेटल, सॉरी कैटाइन का नाम पहले लिखना फिर एनाइन का लिखना। दूसरा पॉइंट था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाना, तो लिगेंड का नाम पहले लिखना, और लिगेंड का हम लिख चुके हैं तो अब हम सेंट्रल मेटल लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट था लिगेंड, और लिगेंड के लिए फिर 5 पॉइंट थे हमारे, ये हमारा लिगेंड निपटा। अब सेकंड कह लो या थर्ड कह लो, व्हाटएवर, सेकंड का सब पॉइंट बी पॉइंट है सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखना है। तो अगली हेडिंग हमारी है सेंट्रल मेटल का नामकरण, ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए सेंट्रल मेटल। लिगेंड का नाम लिखने के बाद इन चीफ मिनिस्टर साहब का नाम लिख डालेंगे, ठीक है, सेंट्रल मेटल। बच्चों अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रल मेटल के नाम 2 तरीके से लिखे जाते हैं बेटा। ये बच्चों ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, दैट इज इस पूरी ब्रैकेट में प्लस चार्ज है, या ये पूरी ब्रैकेट न्यूट्रल है। पूरी ब्रैकेट में कौन सा चार्ज है? प्लस, पूरी ब्रैकेट। थोड़ी देर बाद पता है क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कह रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटाइनिक, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल। इन दोनों में जो भी सेंट्रल मेटल का नाम है वही लिखा जाता है, एज सच जो नाम है वही लिखते हैं, कभी उसके नाम में कोई चेंज नहीं करते। और वो कॉमन सेंस है, जो ज्यादा पॉपुलर नाम है वो बोले। समझ में आ रहा? जो ज्यादा पॉपुलर नाम मतलब कईयों के लैटिन नेम्स हैं, इंग्लिश नेम्स हैं, हार्डली मैटर, जो ज्यादा पॉपुलर है आप वो लिख देंगे। समझ में आ रहा? मतलब कई अच्छे से अच्छे टीचर को आप ना डिप्रेस कर सकते हो बड़े इजीली, बड़े इजीली। अच्छे से अच्छे टीचर मतलब जिसको केमिस्ट्री ठीक ठाक भी आती है और उसके पास जाके अगर कभी पूछ लें
मतलब मेरे साथ हो चुका है, तो मैं लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, ठीक है नहीं आता मुझे, लेकिन बाकी टीचर बोरा जाते हैं। उनसे पूछो सोडियम का सर सिंबल क्या है? Na। सोडियम का सिंबल क्या है? Na। सोडियम क्या मतलब क्या है? मतलब अगर मैं आपसे कहूं फास्फोरस, तो शॉर्ट फॉर्म में पी आ गया, समझ में आया। सोडियम का एस होना चाहिए, Na क्यों? तो भैया कोई और एक भाषा होगी, ग्रीक, चाइनीज, लैटिन, इंडियन नहीं होगी, ये गारंटेड है। किसी एक भाषा में एक ऐसा शब्द होगा जिसमें सोडियम खोजा होगा, और वहां कोई एक शब्द होगा नेट्रियम या व्हाटएवर, उससे आया होगा Na वर्ड। समझ में आया? तो उससे अगर आप पूछ लो केमिस्ट्री वाले से, तो यार बता तुम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो? सर कब से पढ़ा रहे हो? 15-20 साल। तुम्हें जेई नहीं मालूम आता सोडियम का Na क्यों लिखते हैं? इसकी फुल फॉर्म भी नहीं मालूम तुम्हें? हद हो गई यार। ठीक है, अगर बाई चांस बता जाए तो ना जरा पोटेशियम का बताइए। पोटेशियम के याद तो सभी को है, लेकिन भैया वो भी कहीं से आया होगा। फिर अब ये बता दिया, टंगस्टन बताओ। फिर टंगस्टन का सिंबल क्या है? W। बोले अब तो तुम फंसी गए, टंगस्टन का T तो है ही नहीं। तो भैया अगर ये सब पढ़ने लगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब कौन करेगा? वो तो खाली मजाक के वर्ड है। किसी पेपर में आया कभी कि Na की फुल फॉर्म बताओ? नहीं आया, तो हमने पढ़ी भी नहीं। हम उतना ही पढ़ते जितनी जरूरत है, ठीक है। लेकिन तुम जाके किसी से पूछ लेना, लेकिन पता है तुम पूछोगे तब भी उसे शर्म नहीं आएगी। छठे क्लास का बच्चा, 8वें क्लास का बच्चा जाके केमिस्ट्री टीचर से पूछ ले, और वो भी ऐसा जो पहले से पढ़ा रहा हो, कईयों सालों से पढ़ा रहा हो, उससे कहते बताइए तो पोटेशियम का के आया कहां से? वो कहे गूगल कर ले भाई, हमें तो आता नहीं। चलिए यहां ये क्लियर है। यहां एज सच का मतलब क्या है? कईयों के दोहरे नाम है, जैसे आयरन है, तो आपको मालूम है ना आयरन ही ज्यादा फेमस है, फेरियम वर्ड कम फेमस है, तो आयरन को आयरन ही लिखते हैं यहां, ठीक है। कॉपर को कॉपर ही लिखते हैं, जिंक को जिंक लिखते हैं, टिन को टिन लिखते हैं, लेड को लेड लिखते हैं, जो ज्यादा कॉमन, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? एनाइन, तो यहां सेंट्रल मेटल का नाम खत्म करने के बाद एक शब्द और लिखते हैं, खाया पिया है ये, एट। ईट की सेकेंड फॉर्म एट, क्या लिखते हैं? ईट। और अब नाम बदल जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने यहां आयरन को क्या कहा था? आयरन कहते हैं। आयरनेट तो अच्छा नहीं लगता ना बोलते हुए, फेरेट बोलते हैं। ज्यादा आपने कौन सा सुना है वही लिख देना। तुम आयरनेट लिखोगे तो भी वो काट नहीं सकता, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है वो चलाइएगा, फेरेट। यहां लेड लिखते हैं, लेकिन यहां प्लम्बेट लिखते हैं, लेडेट नहीं लिखते, ठीक है। यहां टिन लिखते हैं, यहां स्टेनेट लिखते हैं। टिनेट भी लिखोगे तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन स्टेनेट ज्यादा पॉपुलर चल रहा है इसमें, तो स्टेनेट लिखते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, एक आध जो मरकरी या सिंपल या मर्क्यूरी, बोलो क्लियर है? कोई डाउट? अगर मरकरी के सिंबल पे चले गए, बोले ना तुम इतनी देर से कह रहे थे कि यहां टिन है, लेकिन यहां टिन नहीं स्टेनेट लिखते हैं, तो सिंबल से यहां लिखते हैं, इसका मतलब। आयरन है, तुम कह रहे हो नहीं फेरेट, तो सिंबल से यहां लिखते हैं। लेड है तो यहां लेड लिखते हैं, जबकि यहां प्लम्बेट यानी यहां सिंबल से लिखते हैं, तो बोले लिख यहां सिंबल से। ये हैगेनियम वर्ड से कहीं आया है, हैगेनेट वेगेनेट कुछ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कॉमन ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं पाएगा। इससे बेहतर है इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। आप 8 लगाइए, बोलो क्लियर है? अब मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है, इसीलिए थोड़ा सा खींच के बता रहा हूं कि उनको एग्जाम में याद ही नहीं आता कब 8 लगाना है, नहीं लगाना। या तो हमेशा 8 लगाते रहते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाए मेटल के आखिरी में 8, और या बिल्कुल नहीं लगाते। तो अब आपको याद क्या रखना है बेटा कि 8 कब लगना है? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं लगना, और कब लगना है? एनाइन। ये तो बुक में लिखा ही है। फिर देखो जरा ध्यान से लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। ये मैंने कहा इसका नाम पढ़ो, समझ में आया कुछ? अभी भी नहीं आया? इसका नाम पढ़ो, CaSO4 का नाम पढ़ो,
कुछ आया समझ में? यस। अगर आपको नाम समझ में आया तो इसे सोडियम बोला, लेकिन इसे क्लोरीन नहीं क्लोराइड बोला। जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसके नाम के आगे आइड, आइट और एट वर्ड लगते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो, और वो भी एकदम आखिरी में, यानी जहां नाम एंड हो रहा है। इसका नाम सल्फेट पे एंड हो रहा है, सल्फेट जो भी था सल्फेट आ रहा है, तो नाम जहां एंड हो रहा है एट। फिर देखो किसके आखिरी में एट जोड़ रहे हो, जो एनाइनिक पार्ट है। जो एनाइनिक पार्ट है उसका जब नाम खत्म होता है तो एट लगाया जाता है। अब मैं आपसे अगर बात करूं कॉम्प्लेक्स की, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब यहां कैटाइन लगा होगा। आप जब नाम लिखना शुरू करें, आप सबसे पहले इसका नाम लिख चुके होंगे, फिर आप नाम किसका लिखेंगे, इसके अंदर आप इसका नाम लिख चुके होंगे, अब आप इसका नाम लिख रहे हैं, इसका मतलब आप सबसे आखिरी में इसी का नाम लिख रहे हैं, यानी एनाइन का जो आखिरी यूनिट होती है उसी के आगे क्या लगाया जाता है, ए। अब क्लियर है कंसेप्ट? हमने यहां एट क्यों नहीं लगाया, देखते हैं। ये है, हमें इसका नाम लिखना था, ये तो कैटाइनिक पार्ट है, कैटाइनिक में काय का एट, एट आइट और आइड, ये वर्ड किसके हैं, एनाइनिक पार्ट के, ये तो कैटाइनिक पार्ट है। अभी तो इसका नाम लिखेंगे, यहां आ जाएगा जो भी आना होगा, आइड आइट एट। समझ में आया? क्लियर है? अब लिखो, अब अपने आप सोच के लिखो। अच्छा आप लिख चुके हो, जो लिख चुके हैं दोबारा मत लिखिएगा, चाहे लॉजिक में या वैसे। जो नहीं लिख चुके वो लिखिए, अपने आप सोच के लिखिए क्या कहना चाहते, मतलब आपके कॉपी में ये आना चाहिए कि जो सेंट्रल मेटल का नाम है वो एज सच है, इन कैटाइनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एंड इट एंड्स विद वर्ड 8 या लेटर्स ATE, 8 इन एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में 8 आएगा। अगला पॉइंट, अगला बेटा थर्ड पॉइंट। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो पहले। ठीक है बेटा, इसके बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं इन रोमन नंबर्स इन पैरेंथेसिस। तो सेंट्रल मेटल का जो भी नाम है आप लिख चुके हैं, तो आगे एक छोटी सी ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे सेंट्रल मेटल की, और रोमन नंबर्स में लिखते हैं। ठीक है, ये हमेशा ही है। आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल its oxidation state is written, after the name of central metal its oxidation state is written in parenthesis in Roman numerals। मतलब अगर 3 आएगा तो ये वाला 3 गलत माना जाएगा, ये वाला 3 सही माना जाएगा। इज इट क्लियर? 5 आएगा तो ये सही माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 0 आएगा तो 0 ही है, ठीक है, 0 0 ही होता है। डन? क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, जैसे ये नाम मैं आपसे कहूं पढ़ो, व्हाट इज दिस, सोडियम कार्बोनेट। किसी बच्चे ने डाई सोडियम कार्बोनेट तो कहा नहीं, क्यों नहीं कहा डाई सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट से काम क्यों चल गया? क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, और अगर कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही बनेगा, तो ये सोडियम कार्बोनेट एक जनरल कंपाउंड। तो जहां हमें अंडरस्टूड होता है ये है ही, वहां नंबर बताने की जरूरत नहीं होती। यानी अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स लिखा है और उसके बाहर पोटेशियम 4 बारी है, तो गलती से भी इसे टेट्रा पोटेशियम नहीं कहें। ब्रैकेट के बाहर किसी भी आयन का नंबर नहीं बताना है, नाम बताना है, नंबर नहीं बताना। ये नहीं कहना टेट्रा पोटेशियम, खाली क्या कहना है, पोटेशियम। ये नहीं कहना ट्राई क्लोराइड, खाली क्या कहना है, क्लोराइड। समझ में आ रहा है? जैसे MgCl2 आप पढ़ते तो क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड तो नहीं कहा जाता। ऐसे ये भी आयनिक कंपाउंड ही है, सेम आयनिक कंपाउंड है, तो इसे खाली क्लोराइड कहेंगे, इसे पोटेशियम। ब्रैकेट के बाहर कोई भी आयन अगर है तो उसके लिए रिपीटिंग वर्ड नहीं लेंगे, ब्रैकेट के अंदर है बाहर नहीं। डन? लिख लिया? ये पॉइंट है नहीं बुक्स में, मतलब ये IUPAC की नॉमेनक्लेचर वाली लिस्ट में पॉइंट नहीं है, लेकिन हमसे गलती होती है इसलिए हम इसे पॉइंट बना के बता रहे हैं कि you should not use repeating words for the ions
फॉर द आयंस इन आयोनाइजेशन स्फीयर। बेटा ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये वाला स्फीयर कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। जो चीज आयनाइज नहीं होती वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। नेवर यूज रिपीटिंग वर्ड्स या नंबर्स फॉर द आयंस इन आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बाहर पानी लगा है, वाटर, तो आप जानते हो ना ये जो वाटर है ये तो न्यूट्रल है। आप इसके आयन 3 नहीं बताओगे तब भी 3 ही आएंगे। कैसे पता लग जाएगा 3 आएंगे? यहां जब आप सेंट्रल मेटल और ये लिखोगे तो यहां वैलेंसी 3 आ जाएगी, इसलिए ये 3 आएंगे। तो दैट मीन्स इसके बताने ना बताने से फर्क नहीं पड़ता, वैलेंसी मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर तुमने यहां 3 नहीं बताए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये कहीं और से मैनेज ही नहीं हो रहे, तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन है। तो इसलिए इनका नंबर बताइएगा। अगर वाटर ब्रैकेट के बाहर हो तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेट, और अगर 3 बारी है तो ट्राई हाइड्रेट, 2 बारी है डाई हाइड्रेट, 1 बारी है हाइड्रेट। तो वाटर अगर कभी बाहर हो, वाटर के अलावा कोई न्यूट्रल चीज बाहर नहीं होगी, हमेशा आयन ही होगा। और अगर वाटर बाहर है तो वाटर के लिए हाइड्रेट बताइएगा। ठीक है, अब आप सोच के देखो बेटा, आपने कितने कंपाउंड पढ़े हैं। जैसे आपने ये पढ़ा है, सबसे कॉमन अधिकतर बच्चों ने ये पढ़ा होता है CaSO4.2H2O, जिप्सम का फॉर्मूला है। तो इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो CaSO4 हाफ H2O, तो इसे सेमी हाइड्रेट कह देते हैं। यहां वर्ड बोला जाता है डाई सेमी। अगर आपको याद हो दैट इज Na2CO3 डॉट, तो यहां वर्ड बोला जाता है डेकाहाइड्रेट, यहां शब्द बताना पड़ता है। या एक कलर आपने ये पढ़ा होगा, ब्लू कलर इसका होता है, ठीक है, ये ब्लू वाटर का टेस्ट भी होता है। तो ये कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस में व्हाइट कलर का है, पेंटाहाइड्रेट जब होता है तो ब्लू कलर। तो ये वर्ड बोले जाते हैं। तो अगर वाटर के नंबर हैं वो तो आपको बताने पड़ेंगे कितने हैं। बोलो क्लियर है भैया? नॉमेनक्लेचर यहां तक तो समझ में आ गया। अब अप्लाई करके दिखाते हैं, बड़े सिंपल एग्जामिनेशन। बेटा अगर आप सारे पॉइंट फॉलो कर रहे हैं तो आई गारंटीड यू आप पहला ही नाम सही लिख देंगे। लेकिन अगर आप एक भी मिस्टेक करेंगे तो नाम गलत माना जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली पहले आप खुद लिखने की कोशिश करिए। मैं चाह रहा हूं आप पहले एक खुद लिखने की कोशिश करें, फिर मैं आगे वाले आपको बताऊं। ठीक है, आई होप सो आपने लिख लिया होगा। अगर आप सारे रूल सही से फॉलो कर रहे हैं तो नाम गलत नहीं होना चाहिए। लिख लिया बेटा? नहीं लिख पाए? नहीं लिख पाए? चलिए देखिए बेटा, बोर्ड पे मैं इसका आंसर बता रहा हूं। अब मैं, हाँ ठीक है चलेगा, वेरी गुड। देखिए गुड, यहां ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेना चाहिए नाम लिखने से, नहीं तो फिर बीच में इंटरप्शन होगा। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। कैसे आया? इसका आपने x रखना है, इसका +4, इसका -6। और जब तक तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आ रहा तो ऑब्वियसली आपको इसका चार्ज ही नहीं पता है, तो नाम लिख ही नहीं सकते। इसका चार्ज -1 है, ये पता होगा, समझ में आ रहा है? -1 है तो O लगना होगा। ठीक, फिलहाल ये -1 था, ऑक्सीडेशन नंबर ये आ गया। अब हम नाम लिखना शुरू कर रहे हैं। ये कैटाइन है, ये एनाइन है। कैटाइन का नाम पहले लिखना है, इसलिए पोटेशियम पहले लिख दिया, और पोटेशियम के साथ डाइट्राई टेट्रा की कोई जुगलबंदी नहीं है। इसके बाद इसका नाम आना है, तो एनसीईआरटी या बुक्स कह रही है कंटिन्यूअस में चलना चाहिए या गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया मैं हमेशा, मतलब भले ही लिखने के बाद यूं कर दो, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा डिस्टेंस रखे, जिससे एग्जामिनर पजल ना हो कि कहां शब्द खत्म हो रहा है कहां से शुरू हो रहा है। तो ये हेक्सा है, और सीएन ग्रुप साइनाइडो भी कहलाता है, साइनो सी भी कहलाता है, और सी नहीं लिखते ना तो साइनो ही माना जाता है। मतलब
जब NC होता है तो बताना जरूरी है कौन है। तो हेक्सासाइनो भी चलेगा, साइनाइडो भी चलेगा। इसके बाद ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, सबसे आखिरी में आ रहा है। देन ऑब्वियसली फेरेट आना है, और फेरेट का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आना है। तो ये इसका नाम है, पोटेशियम हेक्सासाइनो या साइनाइडो फेरेट सेकेंड, ये है नाम। डन। अब आधे से ज्यादा बच्चे मैंने देखा है नाम लिखते समय गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि 8 नहीं लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर गलत होगी, या यहां पे भी साइनो वर्ड की जगह साइनाइड लिख देते हैं कई, जैसे मैंने एक आध की कॉपी में देखा था, ठीक है, आइड लगा रखा है, तो आइड नहीं ओ आना है, ऑक्सीडेशन नंबर। डन, लिख लिया बेटा। अब एक काम है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब क्लियर, इससे उल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कहना चाहता हूं, आईयूपीएसी नेम दे रखा, स्ट्रक्चर बना, मतलब ये फॉर्मूला बनाना, अगर तुमने इसका उल्टा किया ना तो आईयूपीएसी नेम 100% तैयार हो जाएंगे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी है, उसमें उन्होंने आईयूपीएसी नेम दे रखे हैं और उससे कहा फॉर्मूला बनाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर वो क्वेश्चन कर लिया तो आपको लिखना आ जाएगा। पता है क्यों? एक तो उसमें क्या है, जब उनका आईयूपीएसी नेम आप पढ़ते हो तो आपको मालूम है वो सही आईयूपीएसी नेम है, तो आपको मालूम है उन्होंने कैसे कैसे लिखा, तो वो सारी चीजें फॉलो हो जाती है। फॉलोड भाई आपको ये चार्ज लगाना आ जाता है। अब जैसे यही नाम आया एग्जाम में, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, उन्होंने कहा सिंबल बना के दिखाओ, रिप्रेजेंट करो। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, पोटेशियम ये आ गया, हेक्सासाइनो ये ब्रैकेट के अंदर जाना है, फेरेट यानी आयरन आना है, और ये पूरा 8 है तो नेगेटिव है, ये 2 है और ये -6 है, यानी +4 आएगा। ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, +1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बनता है, तो ये बना K4FeCN6। समझ में आ रहा? तो भैया अगर नाम दे रखा और स्ट्रक्चर बनाना हो तो कहीं ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि नाम के बाद ये चार्ज दोनों पता हो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब आंसर आता है। इज इट क्लियर? तो मेरा यही कहना है, आपके लिए होमवर्क है कि आप पहले एनसीईआरटी का रिवर्स वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अच्छा, रिवर्स के लिए बताने की जरूरत है, रूल्स क्या है? कॉमन सेंस के रूल है क्या, कि ब्रैकेट के अंदर लीगेंड को बाद में रखना है, पहले सेंट्रल मेटल को रखना है, इनके चार्जेस से ब्रैकेट पे चार्ज आता है, बाहर के चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वो कॉमन सेंस, ठीक है? चलिए आज आप इतने ही रखेंगे, कल आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, कोशिश करिएगा 3 क्वेश्चन है, तीनों करके लाइएगा, सबके 8-8 9 पार्ट है। एक दे रखा है आईयूपीएसी नेम और से स्ट्रक्चर, 2 दे रखे हैं इसका उल्टा, स्ट्रक्चर से नाम। डन। एक मिनट बेटा, ये बंद नहीं